मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज सवारे दिन को, सूरज रोज सवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे आपको, हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भरत सर और भरत सर बायोलॉजी चैनल में आपका गर्मजोशी से स्वागत है। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको बायोलॉजी का टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल हंसते खेलते आनंददायी वातावरण में मजे के साथ बायोलॉजी सीखना है। और जो अब तक आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से, आपकी प्रतिपुष्टि से मुझे प्राप्त हुई है, मुझे इस बात की और बेहद खुशी है कि आप पूरा वीडियो भी देख रहे हैं। सब्सक्राइब भी आपने कर दिया है। यदि आप नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके बाद आप जब भी समय मिलता है तो स्वाध्याय की ओर अपना रुख करें, सेल्फ स्टडी पे जोर दें। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था, परिवहन के बारे में देखा था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में भी देख लिया था, किस तरह से पौधे में ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज जो हम लोग पूरे विश्वास और आनंद के साथ आत्मसात करेंगे, वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड वास्कुलर सिस्टम। यानी आज हम लोग अपने बारे में, हमारे शरीर में पदार्थों का परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ कैसे जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जिसे हिंदी में रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। इन वेरी सिंपल एनिमल्स, materials are transported through diffusion. No doubt, you must know in earlier videos also, in very simple animals, materials are transported through diffusion. But in complex animals, there is a special transport system to carry oxygen, carbon dioxide, nutrients, waste products, food, and various substances from one part of the body to other. That means this transport system, also called the circulatory system, comprises a blood vascular system and a lymphatic system. Friend, आपने एक कोशिकीय जंतु या सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखा कि चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सामान्य क्रिया जो विसरण है, डिफ्यूजन है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बताता हूं कि विसरण वह क्रिया है इसमें अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन उच्च श्रेणी की जंतुओं में, जैसे आप हैं और भी हायर वर्टिब्रेट्स है, कशेरुक जंतु है, तो उच्च श्रेणी के जंतु में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। और इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव हमने देखा। कौन कौन अवयव है? तो इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला ब्लड, रक्त,
यानी रुधिर, दूसरा हार्ट हृदय दिल, और तीसरा ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां। बच्चों मैं शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लड को कभी कभी लोग खून बोलते हैं ना, खून नहीं बोलना है, ब्लड की हिंदी रुधिर बोले या रक्त ही बोले। तो हम लोग हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है, वास्कुलर सिस्टम है, जिसके 3 कंपोनेंट देख लिए, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब हम लोग ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड जो है वो रुधिर हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ मनुष्य में, पुरुष में, मेल में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर। तो रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। फिर आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है और आपको जानना भी चाहिए कि फ्रॉम विच प्लेस ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? द प्लेस वेयर द ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो प्लेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कहाँ, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। लाल रक्त का रंग कैसा होता है? रेड, इस तरह से होता है, रेड। अब रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच, तो रक्त का पीएच 7.4 होता है, यानी यह स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में 7 जो बॉडी वेट है, यानी जो हमारे शरीर का बॉडी वेट है, इसका 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसी भी चर्चाएं हैं कि 6 से 7% हमारे शरीर के वजन का, हमारे शरीर के भार का 7 से 8 या 6 से 7% जो है रक्त पाए जाते हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर का वजन कितना है? 50 केजी है। कितना है? 50 केजी है। तो इसका 8% कितना होगा? इसका 8% बच्चे होंगे 4 लीटर। यानी यदि आपके शरीर का वजन 50 केजी है तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में लगभग 4 लीटर ब्लड है। यदि आपका शरीर 60 केजी का है तो आपके शरीर में जो है 4.8 लीटर, यानी लगभग कितना? लगभग 5 लीटर। अगर 60 केजी आपका वजन है तो लगभग 5 लीटर आपके शरीर में ब्लड है ना महत्वपूर्ण बात। तो इस तरह से एक मेल में 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर मेल में, एक पुरुष में और एक महिला में 4 से 5 लीटर। एक महिला में कितना? 4 से 5 लीटर और पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। अब रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में एक और भी चीज है कि सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। रक्त जो है डिवीजन, विभाजन नहीं करती है। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना के बारे में देखें। इसे नोट कर लिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे रक्त की संरचना। आखिर ये ब्लड की क्या संरचना होती है? ब्लड में वह कौन कौन चीज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुरुस्त रहता है
और साथ साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर, वाटर बैलेंसिंग, सारा कार्य जो है इतनी सहजता के साथ संपन्न होती है। तो हम लोग बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना, रक्त की संरचना। तो रक्त के दो भाग होते हैं बच्चे, रक्त के दो भाग होते हैं। पहला भाग लिक्विड भाग, लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को हम बोल सकते हैं द्रव भाग, और सॉलिड पार्ट यानी ठोस भाग। लिक्विड पार्ट का दूसरा नाम है मैट्रिक्स, और इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और हिंदी में एक और नाम है जिसे प्लाविका कहते हैं। तो दो पार्ट हो गए, एक ठोस पार्ट और एक द्रव पार्ट। द्रव पार्ट अधिक होता है रक्त में। द्रव पार्ट जो है ये कितना होता है? 55%, 55% जो है हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट द्रव भाग होता है, और 45% यानी 45% ठोस भाग होता है। ठोस भाग। तो लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स या प्लाज्मा या प्लाविका कहते हैं, जबकि सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं? ठोस भाग को ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। कॉर्पसल्स रक्त केशिकाएं या रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिका। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा के जो पीले रंग का होता है, क्या होता है? पीले रंग का। ये पीले रंग का होता है। और बच्चों, ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? तो ये आपको बहुत जरूरी है जानना कि यूरोबिलिनोजेन क्या होता है? यूरोबिलिनोजेन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। अब इस 55% प्लाज्मा में भी देखें तो 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है, यानी H2O होता है। 90 से 92% इसमें क्या होता है? पानी होता है, और 8 से 10% इसमें सॉलिड पार्ट होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। यानी प्लाज्मा जो द्रव भाग है, और इस द्रव भाग का 92% 90 से 92% जो है पानी होते हैं, और 8 से 10% क्या होते हैं? सॉलिड पार्ट होते हैं। इसमें इस सॉलिड पार्ट में दो भाग होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो है आयंस पाए जाते हैं बच्चे, साल्ट्स पाए जाते हैं, और गैस पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? आयंस, साल्ट्स और गैस, ये तीन चीज इसमें पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आयंस में होता है पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। साल्ट्स में NaCl, KCl, MgCl2, और गैसेस में O2, CO2, N2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या होता है? तो ऑर्गेनिक पार्ट में विटामिन क्या पाता है? विटामिन पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। और इस प्लाज्मा प्रोटीन में भी 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और पाइलोरिजेन। तो इस तरह से ये हमारा देखें लिपिड पार्ट प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है यूरोबिलिनोजेन के कारण, और 90 से 92% इसमें पानी होते हैं, 8 से 10% सॉलिड पार्ट होते हैं। अब हम लोग दूसरी ओर रुख करें तो सॉलिड पार्ट की ओर रुख करें, और सॉलिड पार्ट के अंतर्गत 3 कर्पसल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा बच्चों। थोड़ा सा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इसे आप नोट कर लें बच्चों। और अब हम लोग सॉलिड पार्ट की ओर रुख करेंगे। तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उस तरफ हम लोग अब रुख करेंगे। तो सॉलिड पार्ट के अंतर्गत जो आता है वो 3 तरह के सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड में 3 तरह के कण हमने देखा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे आरबीसी पे। किससे फोकस करेंगे? आरबीसी पे। इस दोनों पर भी चर्चा नहीं करेंगे। तो आरबीसी जिसका पूरा नाम होता है बच्चे रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका दूसरा नाम भी होता है रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में स्पष्ट है लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त केशिकाएं या लाल रक्त कण। इसका एक और नाम है बच्चों, उसका नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या है नाम? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अब ये लाल रक्त कण, आप बोलते हैं लाल रक्त कण, यानी इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल होता क्यों है? तो इसमें जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल काहे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और एक चीज बड़ी आश्चर्य होगा आपको जानकर, और मैं एक एक रहस्य का आज उद्घाटन करने वाला हूं कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी के एक सेल में लगभग 26 करोड़ 50 लाख, गौर से सुनिएगा, एक आरबीसी में 26 करोड़ 50 लाख हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? और हीमोग्लोबिन भी जो है वह 2 चीज से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीम केवल 5% है और ग्लोबिन 95% है। हीम का अर्थ फ्रेंड जानते हैं लोहा। क्या होता है? लोहा। इसका मतलब 5% जो हीम जो है वह आयरन और प्रोफाइरिन से बना है, जबकि 95%
ग्लोबिन यानी क्या है, प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का जो आरबीसी का जो साइज होता है वह 7 से 7.5 माइक्रोन के बीच होता है। इसका साइज, आरबीसी का साइज 7 से 7.5 माइक्रोन के बीच। ये बाइकॉनकेव होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होते हैं। इसको इसीलिए ई न्यूक्लिएट कहा जाता है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ए न्यूक्लिएट कहा जाता है। और इसका लाइफ स्पान पूर्व में ऐसा चर्चा की जाती है कि ये 90 से 120 दिनों तक जिंदा रहते हैं। कौन, आरबीसी, लाल रक्त कण। लेकिन रिसर्चेस से पता चला है कि नहीं, यह 120 से हार्डली 127 दिन तक जिंदा रहते हैं। यानी जो आज आरबीसी आपके शरीर में बन रहा है लाल रक्त कण, वह 120 दिन यानी 3 महीने नहीं, 4 महीने में वो मृत हो जाएंगे। यानी 4 महीने पहले अगर हमारे शरीर में कोई लाल रक्त कण बना था आरबीसी, तो आज उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए हमें रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली हर पल हर दिन लाल रक्त कण बनता है बोन मैरो में। तो इस तरह से लाल रक्त कण के बारे में कि लाल रक्त कण डिस्ट्रॉय कहाँ होता है। लाल रक्त कण को डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में लाल रक्त कण नष्ट होते हैं, या स्प्लीन के द्वारा लाल रक्त कण नष्ट होते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के कब्रगाह किसे कहा गया है, ग्रेवयार्ड, कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो बच्चों जान गए होंगे कि आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन होता है, क्योंकि इसी के द्वारा आरबीसी नष्ट होते हैं। और एक और चीज स्प्लीन के बारे में जो रोचक बातें हैं बच्चों, कि स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस ब्लड corpuscles, it stores excess blood corpuscles, यानी अधिक रक्त को यह संग्रहित भी करता है। इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है, ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। ये बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कण का कब्रगाह स्प्लीन, और ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन है, तो स्प्लीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आरबीसी हमारे शरीर में करता क्या है, तो आरबीसी जो देखे कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके कारण उसका रंग लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन करने की होती है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं की संयोजन की होती है। इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन कैरियर कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और जो संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाता है वहां ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, और फिर वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे संयोग करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और जो फिर बाहर निकलता। इस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, लाल रक्त कण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो मनुष्य और मैमेलिया
हम लोग भी स्तनपायी है, स्तनधारी है, मैमल्स है। तो मनुष्य और मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कण में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं बच्चों, और वो क्या है? दूसरा भाग, ब्लड के सॉलिड पार्ट के दूसरा भाग है WBC। इसको नोट कर लिए। अब हम लोग WBC की ओर रुख करते हैं। दूसरा भाग, रक्त का जो दूसरा भाग है वो है WBC। WBC इसका पूरा नाम होता है बच्चों व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। हिंदी होगा श्वेत, व्हाइट माने श्वेत, श्वेत रक्त कण या कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या कण। इसका दूसरा नाम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। यानी ब्लड टेस्ट वगैरह में आप देखते हो TLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, यानी WBC का वो टेस्ट है। लेकिन हमें समझना होगा इसमें दो तरह के कण होते हैं। लाल रक्त कण में ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, दो तरह के कण होते हैं। और कुल मिलाकर के WBC में 5 तरह के कण पाए जाते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। कौन कौन? तो पहला है एसिडोफिल्स। क्या है? एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या है? एसिडोफिल्स। उसके बाद दूसरा है बैसोफिल्स। क्या है? बैसोफिल्स। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। चौथा क्या है? मोनोसाइट्स। चौथा क्या है? मोनोसाइट्स। और उसके बाद जो पांचवा इसके कण है वो है लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स। इस तरह से आपने देखा कि श्वेत रक्त कण में 5 कण होते हैं। एसिडोफिल्स को इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। सिनोफिल्स भी कहते हैं। जो एसिनोफिलिया जो है बढ़ जाता है इसके बढ़ने से। एसिडोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ये 5 WBC में पाए जाते हैं। बच्चों WB एक चीज जो RBC की चर्चा करते वक्त हम भूल गए थे, हम बताना चाहते हैं कि RBC 1 ml में 1 ml RBC की मात्रा कितनी होती है? तो 50 लाख से 50,50,000 यानी 50,50 RBC की मात्रा जो है 1 ml में लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के बीच होती है। कितना होती है? 4.5 लाख से 5 लाख के बीच 1 ml में होता है। जबकि WBC की मात्रा जो होती है वह 6,000 से 8,000 के बीच प्रति mmQ। लाल रक्त कण अधिक मात्रा में होते हैं। 1 ml में 4.5 मिलियन से 5 मिलियन यानी 45 लाख से 50 लाख के बीच होते हैं लाल रक्त कण के 1 ml में। जबकि श्वेत रक्त कण WBC में के 1 ml में 6,000 से 8,000 के बीच जो है होते हैं। और ये इरेगुलर शेप के होते हैं। इसमें ये न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लिएट होते हैं। इनका लाइफ स्पान 12 दिन से लेके 3 दिन तक होता है, या कहीं कहीं पे रिसर्च में आया कि 2 दिन से लेकर 3 दिन तक होता है। कुछ ऐसे भी WBC के कण हैं जो सालों भर रहते हैं।
बी सेल्स है, टी सेल्स है, ये सालों भर जीवित रहते हैं। ऐसे कहीं अभी चर्चा ये भी आई है कि WBC 13 से लेके 20 दिनों तक जीवित रहते हैं। WBC के बारे में जो आज एक खुलासा करने जा रहे हैं बच्चों, कहा जाता है कि हम लोग लगातार काम करते हैं, हमारे आसपास में बहुत से छोटे छोटे जीव है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकता है कोरोना हो आसपास में हो, या फिर अन्य भी वायरस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के वायरस हो सकते हैं, पोलियोज के वायरस हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स के वायरस हो सकते हैं, डेंगू के वायरस हो सकते हैं, वायरस बहुत से वायरस है, कोरोना हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे शरीर में आखिर लगातार हम कोशिश करते हैं हाथ साफ करके, फिर भी बहुत सी गंदी चीज कभी कभी खा भी लेते हैं, हमेशा हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक डॉक्टर है, आपके शरीर के अंदर भी फ्रेंड्स एक डॉक्टर है जो लगातार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, हमारे शरीर में बाहर से आए रोगाणु जीवाणुओं को मारता है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज इम्यून पावर को इंप्रूव बढ़ाता है। वो कौन है? वो WBC है। यानी हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर कौन है? WBC है। यही श्वेत रक्त कण हमारे शरीर के अंदर डॉक्टर है। और इस डॉक्टर्स के बारे में हम सब ये, जब डॉक्टर कमजोर पड़ जाता है, हमारा WBC कमजोर पड़ जाता है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल डिजीज, बहुत से वायरल डिजीज है हो सकता है, या कोरोना हो। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे। और जब तक हमारा इम्यून सिस्टम WBC मजबूत है, लड़ रहा है, हमको कुछ नहीं होने देगा। इसलिए हमारा WBC स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रक्त के जो तीसरे कण है, लिखिए इसको। अब रक्त का जो सॉलिड पार्ट का जो तीसरा कण है उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, हिंदी में इसे पट्टिकाणु। याद रखेंगे बच्चों, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स को हिंदी में पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कहते हैं। और ये डिस्क की तरह, और ये ओवल होते हैं, डिस्क की तरह ओवल होते हैं। 2 से 3 दिन तक या जीवित रहते हैं, कहीं कहीं पे 2 से 4 दिन तक इनका लाइफ स्पान है। और ये हमारे ब्लड वास्कुलेटरी सिस्टम को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर द ब्लड वास्कुलर सिस्टम, हमारे रक्त परिवहन तंत्र को रिपेयरिंग करता है। कौन? प्लेटलेट्स। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग। जब आपके हाथ पैर कट जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद ब्लड आना बंद हो जाता है। किसके कारण? तो ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के कारण ये बिंबाणु जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो अभी आपने बच्चों ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखा, और भी इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो आपके मेमोरी में। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स जो है हमारे शरीर में, रक्त में अगर खाली पेट अगर शुगर की मात्रा 60 या 80 से लेकर 100 mg अगर प्रति 100 ml में है, प्रति 100 ml में 60 से 80 से लेकर 100 तक है, इसका मतलब वो उस आदमी को शुगर की कोई शिकायत नहीं है। अगर हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल 150 से लेकर 260 mg प्रति 100 ml है, 150 से 260 mg प्रति 100 ml अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई नहीं होगा। अगर हमारे ब्लड में यूरिया का जो मात्रा है 17 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml है तो हमारा ठीक है। अगर यूरिया की मात्रा 30 से अगर 40-50 हो जाती है हमारे ब्लड में,
तो यह अच्छे संकेत नहीं है और ये किडनी के डिसफंक्शनिंग का इंडिकेशन है, यानी हमारी किडनी जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी आप लोग ये भी देखते हैं कि ब्लड टेस्ट जब कराने जाते हैं तो क्या करते हैं कि सीबीसी की बात होती है। तो सीबीसी यानी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या है बच्चों? आप अक्सर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वह ब्लड टेस्ट लिखता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इस कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स का मात्रा, उसके अलावा एसिडोफिल्स का, उसके अलावा बेसोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स का, इस तरह से सभी ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसकी मात्रा होनी चाहिए। टीएलसी क्या हुआ? टीएलसी तो क्या चीज का टेस्ट होगा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डब्ल्यूबीसी। और ये 6 से 6000 से 8000 है तो ओके। क्या है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस 6000 से 8000 से यदि यह इंक्रीज करता है यानी 8000 की जगह और 12000, 15000, 20000, 25000 हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल एंड या वायरल इन्फेक्शन है। तो डब्ल्यूबीसी का बढ़ना इन्फेक्शन का सूचक है। इसीलिए डॉक्टर जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको सीबीसी कराता है या टीएलसी कराता है। क्यों? कि डब्ल्यूबीसी का मात्रा है कि अगर बढ़ गया है इसका मतलब इन्फेक्शन है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप भी जानोगे। तो इसके बाद यदि यह घट गया है तो इसका मतलब है, अगर यह घट गया है, डिक्रीज कर गया है, यानी 6 से 8000 से 4000 हो गया, 3 हो गया है, इसका मतलब भी उसको इन्फेक्शन है। और ज्यादातर ये टाइफाइड के केस में होते हैं। क्या? टाइफाइड या एड्स पीड़ित को ये डब्ल्यूबीसी का क्या है? क्योंकि एड्स में क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है। क्यों कमजोर होती है? क्योंकि अंदर का जो डॉक्टर है डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है तो उसकी मात्रा कम जाती है। डब्ल्यूबीसी कम होगा तो हमारे अंदर का जो ताकत कमेगा, अंदर का जो डॉक्टर कमजोर हो जाएगा। और एक और चीज महत्वपूर्ण है बच्चों, एबनॉर्मल यदि डब्ल्यूबीसी इतनी अधिक मात्रा में अगर 1 लाख या इससे अधिक हो जा रहा है, 1 लाख या उससे अधिक हो जा रहा है तो बच्चे बहुत ही बुरी खबर है। और क्या और बुरी खबर है? उसे ब्लड कैंसर का लक्षण है। डब्ल्यूबीसी 1 लाख या उससे और वह लगातार 2, 3, 4 टेस्ट में आ रहे हैं तो वह है क्या? तो वह ब्लड कैंसर का सूचक है। अब हम लोग बात करेंगे कि रक्त का जो ब्लड है उसके कौन कौन से कार्य है। रक्त के ब्लड का कार्य कौन कौन से है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि रक्त कौन कौन से कार्य संपन्न करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के इतने कार्य है कि इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड यानी रक्त के कार्य कौन कौन से कार्य है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, हिंदी में क्या कहेंगे? गैसों का परिवहन, यानी O2 और CO2 का क्या करता है? परिवहन होता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में
खाना खाते हैं शुगर, डायलिसिस सिस्टम है, सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो पूरे शरीर को कैसे जाएगा भोजन, कैसे जाएगा? तो इसके लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलता है स्पेसिफिक इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, तो पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमारे शरीर में ये रक्त जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट परिवहन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट माने उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। इट कैरी नाइट्रोजेनस वेस्टेज, नाइट्रोजन ये त्यक्त पदार्थ, चाहे वो यूरिया हुआ, हमारे शरीर में यूरिया बनता है जो मूत्र के माध्यम शरीर से बाहर निकलता है मूत्र के रूप में, ये सब उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, या आपके शरीर में पसीना है ये सब शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके लिए क्या है, हमारे शरीर में रक्त ही जो है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, क्या है? हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का भी परिवहन कौन करता है? हार्मोन, तो ये रक्त ही करता है। इसके अलावा ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है हमारे शरीर में, वाटर बैलेंस, जल संतुलन का काम भी रक्त करता है। कितना महत्वपूर्ण का। इसके अलावा रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर का क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को या शरीर के ताप को यह मेंटेन करता है। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस ऑफ पीएच को भी यह मेंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को भी यह। और इसके अलावा प्लगिंग एरियाज ऑफ इंजुरीज, हमारे शरीर में अगर इंजुरीज होता है तो उसमें भी यह मदद करता है, जब हम घायल होते हैं, कोई पार्ट हमारा नुकसान। तो इस तरह से रक्त के बहुत से कार्य हैं। और आपने देखा कि अगर हिंदी में तो गैसों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, शरीर के तापक्रम को बनाए रखना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बनाए रखना, और इंजुरीज में घायल जब होते उस समय भी ब्लड हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड के बारे में और ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखे हैं। अब हम लोग पुनः रुख करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसे बच्चों नोट कर लेंगे। अब आगे की ओर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 भाग थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो अब हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। जरा आप सोचिए कि आपके शरीर में ये जो हार्ट, सुनते हैं कि हार्ट पंपिंग करता है, पंपिंग स्टेशन है, या फिर बोन मैरो में ब्लड बनता है, तो यहाँ से एक स्थान से पूरे शरीर में, क्योंकि हमारा पूरे शरीर में जो खरबों सेल्स हैं, उस सेल्स तक जो है ब्लड का पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वही माध्यम है जिससे फूड या हार्मोन्स है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है इधर से उधर होता है। तो ये किस तरह से होता है? मान लीजिए कि आप अपने खेतों में देखेंगे, फार्मिंग जब किसान करते हैं तो एक जगह उसका पंप सेट होता है, पंप सेट, इसको बोरिंग बोलते हैं। और इस पंप सेट से दूर दूर तक पानी कैसे जाता है? एक पाइप के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से, एक ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से। तो हमारे शरीर में भी ड्रेनेज सिस्टम है, और उस सिस्टम के तरह से तरह तरह की नालियां हैं, ट्यूबुलर सिस्टम है, और उस नालियों को हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन? तो पहला है
आर्टरी। क्या है? आर्टरी, जिसे हिंदी में कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। दूसरा है वेन्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सीरा। और तीसरा है कैपिलरीज, केशिकाएं। तीसरा है केशिकाएं। पहला क्या है? आर्टरी यानी धमनी। इस आर्टरी में क्या है? शुद्ध रक्त क्या फ्लो करता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का अर्थ समझते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीकृत रक्त। और टूटी फूटी भाषा में कह सकते हैं वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो, उसे ऑक्सीकृत कहते हैं रक्त, और वह शुद्ध रक्त है। तो ये जो आर्टरीज है, धमनी है, ये शुद्ध यानी ऑक्सीजनित, ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन? आर्टरी शुद्ध रक्त को, जो हार्ट से कहा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। लेकिन एक इसके अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। एक इसके अपवाद है, इसके अपवाद है, फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त नहीं वहन करते हैं। ये अशुद्ध रक्त को कहाँ? हृदय से लेकर फेफड़ा तक ले जाते हैं। ये अपवाद है। प्राय सभी आर्टरी में, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। और इनकी दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है और कपाट विहीन। मोटी, लचीली और कपाट विहीन। इसके अलावा जो दूसरा है, इसमें रक्त धक्के के साथ बहते हैं, एक फोर्स के साथ बहते हैं। दूसरा है वेन्स। क्या है? वेन्स। वेन्स यानी सीरा। इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा रक्त बहता है? तो इसमें अशुद्ध रक्त या वी ऑक्सीजनित रक्त। कैसा रक्त? वी यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, वी ऑक्सीजनित रक्त। वी ऑक्सीजनित रक्त माने वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। बोलचाल की भाषा में उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं या इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। कौन? वेन्स, सीरा। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। इसमें भी एक अपवाद है। क्या है? फुफ्फुस सीरा। क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ये अपवाद है। ये क्या करती है? तो ये अशुद्ध रक्त नहीं, ये शुद्ध रक्त होती है। और ये लंग्स यानी फेफड़े से हार्ट में शुद्ध रक्त लाती है। यानी प्राय सिराओं में अशुद्ध रक्त बहती है, वेन्स में। लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस सीरा, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और सीरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, कपाट युक्त होती है। और अंत में जो ब्लड वेसल्स है वो है कैपिलरीज। क्या है बच्चों? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज और कैपिलरीज को हिंदी में केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। इसीलिए कहते हैं बच्चे, इंग्लिश टर्म बायोलॉजी सब्जेक्ट में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूजन नहीं। कोशिकाएं, केशिकाएं, कोशिका यानी सेल, यानी केशिकाएं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है ये अत्यंत
महीन नलिकाएं हैं, वेरी माइन्यूट ट्यूबुल्स है। इनकी दीवार चपटी एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है और कैपिलरीज ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य झिल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन और रक्त से उत्तक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं तथा ये उत्सर्जित पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में लाने में मदद करते हैं। अब प्रश्न कभी उठता है और बोर्ड में प्रायः पूछता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो बच्चे इसको हम लोग नोट भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे धमनी, क्या लिखेंगे? धमनी, जिसका अंग्रेजी होता है आर्टरी, और दूसरी तरफ लिखेंगे शिरा, जिसका हिंदी होता है वेन्स, इंग्लिश होता है वेन्स। शिरा का इंग्लिश वेन्स और धमनी का। इसमें कौन कौन से, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये प्रायः बोर्ड में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है कि धमनी के भित्ति लचीली और मोटी होती है, यानी भित्ति जो है इसकी क्या होता है? लचीली और मोटी होती है, लचीली और मोटी होती है। जबकि शिरा की भित्ति पतली और लचीली होती है, ये पतली होती है, पतली एवं लचीली होती है। इस तरह से पहला अंतर देख लिए भित्ति। दूसरा जो अंतर है वो है कि धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, यानी धमनी में इसमें ऑक्सीजनित रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद भी आपने देखा है। वह अपवाद क्या है? तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या है? तो इसमें वी ऑक्सीजन ऑक्सीजनित रक्त यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त, लेकिन इसके भी एक अपवाद है। वो क्या है? तो फुफ्फुस सीरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, इसमें शुद्ध रक्त बहता है सिर्फ फुफ्फुस सीरा में। तीसरा जो अंतर है, ये शुद्ध रक्त को, ये क्या है? शुद्ध रक्त को यानी प्योर ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। इसके ठीक विपरीत वेन्स क्या करता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, यानी धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले आता है, जबकि शिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाता है? हृदय में लाता है। ये कपाट विहीन होते हैं, इसमें कपाट नहीं होता है, कपाट विहीन, वाल्वलेस होता है, और इसका भी कारण है
क्योंकि जब कोई चीज धक्का से लग रहा है तो पीछे नहीं आएगा। धमनी में रक्त धक्का से लगता है, इसलिए इसमें कपाट नहीं, लेकिन सीरा में वाल्व होते हैं, ये कपाट युक्त होते हैं। इसमें जगह जगह कपाट वाल्व लगे होते हैं ताकि रक्त जो है ये, इसमें रक्त हमने देखा धक्का के साथ बहता है। रक्त धक्का के साथ रुक कर प्रवाहित होता है, जबकि सीरा में जो है रक्त धीमी गति से परंतु निरंतर लगातार प्रवाहित होता है। इस तरह से बच्चों आपने धमनी और सीरा में अंतर देखा। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट भी कर लेंगे, आप अपने स्मृति पटल में बैठा भी लेंगे। और मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनती करता हूं कि मैं आपके गाइड जरूर हूं, मार्गदर्शक जरूर हूं, फैसिलिटेटर हूं, मोटिवेटर हूं। मैं रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप ही को होगा। और पुनः आपके जो मित्र हैं, रियल फ्रेंड कौन है? पुस्तक। और आप उससे कभी विमुख नहीं होइएगा मेरे दोस्त, आप पुस्तक से जुड़ाव रखेंगे। आप प्रत्येक दिन स्वाध्याय करें और पुस्तक को अध्ययन करें। पुस्तकों में जो बातें, एनसीईआरटी की पुस्तकें, जो सभी पुस्तकें की जननी है, आप उस पुस्तकें का अध्ययन करें। लगता है कि कोई परेशानियां है, कोई ऐसे उसमें टॉपिक्स तथ्य है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन आपकी स्थिति में है, तो आप कमेंट्स करें। आप बिल्कुल बेहिचक होकर हमें कमेंट्स करें, हम आप ही के लिए तो है। और मेरा उद्देश्य है कि मेरे सीने में हो चाहे तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना, दिखावा करना मेरा मकसद नहीं है बच्चों। मेरा मकसद है कि जो यह सूरत है वो सूरत बदलनी चाहिए। आपके अंदर ज्ञान आभा की एक लेयर से आप आच्छादित होने चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, आप में इतनी समझ हो जाए कि आप उसका एप्लीकेशन अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इस वीडियो लेक्चर में विदा लेता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, घर में सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।